अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी आईएएस की बात कर रहा हूँ, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और देखिए स्टेट पीसीएस मैं कहता हूँ ना जब, तो आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है। और यूपी में आप लोग देखते हैं यूपी पीसीएस, एमपी में एमपी पीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब की बात हो रही है। या फिर आप देखते हैं कि वनडे एग्जाम होते रहते हैं सेंट्रल लेवल पर, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के अनेकों एग्जाम होते हैं। और इसी तरह अगर आप लोग राज्य में आएंगे तो शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, पटवारी, अनेकों एग्जाम यहाँ भी आपके होते हैं। और इन सब में एक कॉमन बात आप लोग देखते हैं, और अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे हैं तो जरूर ये बात आपको मालूम होगी। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि अगर आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, अपनी टेबल पर रखिए, उसका सिलेबस अपनी टेबल पर रखिए, उसका पैटर्न अपनी टेबल पर रखिए। रखना नहीं है, उन्हें पढ़ना है, उन्हें समझना है, उसका विश्लेषण आपको करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं। और आपका सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस तो आप देखते हैं पूरा उसी पर टिका हुआ है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपके डेली क्वेश्चंस लिए करेंगे और मॉक टेस्ट के रूप में हम लोग देखा करेंगे। ये छोटी छोटी क्लासें रहेंगी आपकी, लेकिन इनमें जो क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा करेंगे। और बिल्कुल आपके सिविल सर्विस में जिस तरह के पूछे जाते हैं ना, स्टेट पीसीएस में जिस तरह के पूछे जाते हैं, वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उनकी व्याख्या इस तरह विस्तार से करेंगे हम लोग। तो आप देखिए कि कई, अगर हम लोग एक क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं तो उस क्वेश्चंस का अगर आप लोगों ने आंसर अच्छे से, व्याख्या व्याख्या अच्छे से समझ ली तो कई तरह के आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और वनडे एग्जाम में तो आप देखिए अनेकों तरह के क्वेश्चंस इस क्लास से पूछ लेंगे, बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ये शाम के 6 बजे आपकी डेली क्लास आया करेगी। आपका कोई इसमें सुधार करने का कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो जरूर आप लोग भेज सकते हैं। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है, जब आप लोग तैयारी करते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा कोई भी आप लोगों को कोई क्लास नोट्स बता दे, किताब का नाम बता दे, किसी कोचिंग के नोट्स बता दे, आप लोग तुरंत खरीद लेते हैं। और आप देखते हैं कि एक सब्जेक्ट का मटेरियल कई जगह से आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं और आपके रूम में किताबों का, नोट्स का अंबार लग जाता है। लेकिन मेरा मानना यह अलग है, आप लोग 10 तरह की किताबें, 20 तरह की किताबें, 20 तरह के नोट्स पढ़ने की बजाय एक किताब को आप लोग 5 से 6 बार पढ़िए कम से कम, या अधिक से अधिक आप लोग 10 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग कहिए क्या करिए, कई कोचिंगों के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट आप लोग देंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, ये पहला टेस्ट है आपका और इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद भी देखेंगे, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिविल सर्विस और खासकर स्टेट पीसीएस वालों से एक गुजारिश है कि आप लोग क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़ा करिएगा और समझा करिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चंस समझ जाते हैं ना तो आधा तो आप देखते हैं कि उसका आंसर आप लोग आ जाता है आपको। ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्रण प्रणाली पर बल दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस लाइन को आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहां आप लोगों को देखना है कि सही है पूछ रहा है या गलत है पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 आपको नीचे कथन दिए गए हैं और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसमें आपका पहला कथन है, इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता वाले पौधों को अधिक सिंचाई वाले पौधों के बाद लगाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि अधिक खाद की मांग वाली फसलों को कम खाद की मांग वाली फसलों के बाद लगाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि गैर फलीदार पौधों को फलीदार पौधों के पहले बोया जाता है। यानी कि इन तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फसल चक्रीकरण भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक विधि है। और इसमें आप देखते हैं कि क्या देखते हैं, जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई वाले पौधे के बाद ही बोना चाहिए, और फलीदार पौधों को गैर फलीदार पौधों के बाद ही बोया जाना चाहिए, और अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की मांग वाली फसलों के पहले बोया जाना चाहिए। तो इसमें आप देखें पहला कथन ठीक है, दूसरा इसमें गलत है और तीसरा ठीक है।
यानी कि 1 और 3 कथन सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। केवल 1 और 3 बिल्कुल इसमें राइट है, सही है आपका। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। और इस तरह की जो योजनाएं आती हैं ना, उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनके नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार आपको करना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और इसमें आप लोगों को 2 कथन दिए गए। क्या किए गए, 2 कथन आपको दिए गए हैं। एक तो आप लोगों को बता दूं कि ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ना, ये 2016 में लागू की गई थी, और इस योजना को 31 मार्च 2026 तक प्रत्येक किसान तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें सही आप लोगों को चुनना है। पूर्व में इस योजना को कृषि समुद्र उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना का संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन किसके, कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बताइए। तो भारत सरकार द्वारा कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना का पुनः नामकरण कर प्रधानमंत्री किसान संपदा के तौर पर पेश किया गया है। तो आप देखेंगे पहला तो बिल्कुल ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए आप देखेंगे दूसरा गलत है। योजना का अगर उद्देश्य देखें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि न्यूनतम पूर्ण करना और प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा अनाजों का खेतों से खुदरा दुकानों तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा, और इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा भी मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा, ए ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। और आप लोगों के पास उत्तर पुस्तिका आती है ना, आंसर शीट आती है ना, तो उसमें भी आप लोग गोला भरते समय, नाम भरते समय बड़ा ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि एक बार अगर गलत हो जाता है तो सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो एक बार बार देख लिया करिएगा, सही गोला भर रहे हैं आप लोग, गलत तो नहीं भर रहे हैं। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आप लोगों को। क्या करना है, विचार करना है। और इसमें आप देखिए क्रांति हो गई, एक खाद्य फसलें होगी, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। गोल क्रांति, ये आप सभी जानते हैं कि आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, ये आप देखते हैं अंडा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। तीनों बिल्कुल सही हैं। और आप देखिए धूसर क्रांति उर्वरक से उत्पादक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो इन क्रांतियों के बारे में भी याद रखा करिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसमें तीनों सही हैं और सही पूछ रहा है, तो आप लोगों ने डी ऑप्शन लगा दिया होगा। और आप लोग क्या करेंगे, जब आंसर शीट भर रहे होंगे ना, तो डी आप लोग भरेंगे। क्या, डी आप लोग भरेंगे। काला जो वॉल पेन होता है ना, तो उसे भी आप लोग उसी से भरा करिएगा। ठीक है, उसमें लिखा रहता है, आप लोग पढ़ा करिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब आप देखेंगे कि ए ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन पोटास, बी कह रहा है फास्फोरस मैग्नीशियम, सी कह रहा है लोहा जिंक और मैग्नीज, और आप देखते हैं कि डी कह रहा है कैल्शियम और गंधक। क्या, कैल्शियम गंधक। तो इसमें आप देखें लोहा जिंक और मैग्नीज। पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, लोहा जिंक और मैग्नीज। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। और पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया। गौण पोषक तत्वों में देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों में देखें तो लोहा हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम
और बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा इसमें। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। अब आप देखिए, इसमें आप लोगों को 4 कथन दिए गए। क्या कथन दिए गए, 4 कथन दिए गए। और नीचे आप लोग जो लाइन रहती ना, इसे जरूर पढ़ा करिएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए, इसमें सही नहीं है पूछा। अगर सही है पूछता तो आप देखते इसका आंसर और होता, और सही नहीं है तो और होगा। क्या आपको गलत, क्या सही नहीं है चुनना है। तो आप देखेंगे कि पहला कह रहा है राइजोबियम पेड़ों एवं फसलों की जड़ों में स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इजोला के अंतर्गत नाइट्रोजन नम स्थिति में विद्यमान रहता है। और तीसरा कह रहा है एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है। और 4 कह रहा है एजोला को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। क्या, ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। सही नहीं है तो एक तो आप देखेंगे पहला सही नहीं है, और एक आप देखेंगे तीसरा सही नहीं है, आप देखेंगे दूसरा सही है और चौथा सही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला और तीसरा गलत है, यानी कि सही नहीं है। यहां कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ठीक है। राइजोबियम पेड़ों और फलों की जड़ों में नहीं बल्कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। एक ग्रंथिकाओं खेतों में बहुत छोटे आकार की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों के रूप में काम करता है। इसलिए आप देखेंगे पहला गलत था। तीसरा इसलिए गलत था क्योंकि एजोटो वेक्टर वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं जो पौधों की वृद्धि और उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसलिए आप देखें तीसरा भी गलत था, लेकिन गलत ही पूछा है, सही नहीं है पूछा है ना। तो आप देखेंगे इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, 1 और 3, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। और आप देखते हैं सही पूछा होता तो कौन सा होता, 2 और 4 सही था इसमें, ठीक है, 2 सी ऑप्शन लगा देते आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खाद की मुख्य किस्म या किस्में हैं, बताइए। इजोला जैव उर्वरक, माइकोराइजल कवक, सी कह रहा है राइजोबियम जैव उर्वरक, और डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो भाई ये सब हैं, क्या है, तीनों हैं आपके। इजोला जैव उर्वरक, राइजल कवक, राइजोबियम जैव उर्वरक। जैविक खाद, ऑर्गेनिक की खाद की बात हो रही, इनको बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर वे जैविक या सक्रिय पदार्थ हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, शैवाल व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर भूमि को नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ आदि से समृद्ध करते हैं। और कृषि आधारित उद्योगों के काम में आने वाली कुछ जैविक खादों की मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। माइकोराइजल कवक हो गया, फास्फोरस विलेज जैव उर्वरक हो गया, इजोला जैव उर्वरक हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए, स्पाइरिलम जैव उर्वरक हो गया, इजोटो वेक्टर जैव उर्वरक हो गया, राइजोबियम जैव उर्वरक हो गया। तो इसमें आप लोग देखेंगे इस तरह से, इसमें डी ऑप्शन होगा, सभी आपके थे, क्या होगा, डी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें आप देखेंगे 3 कथन आपको दिए गए हैं, और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इन तीनों कथनों में से आप लोगों को बताना है कि सही नहीं है। तो आप देखिए, पहला कह रहा है यूरिया पोटेशियम युक्त उर्वरक है। दूसरा कह रहा है कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम युक्त उर्वरक है। तीसरा कह रहा है पोटेशियम सल्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। तो इसमें भाई तीनों गलत हैं, बिल्कुल, क्या है, तीनों बिल्कुल गलत हैं, और गलत ही पूछा है, ठीक है। क्यों गलत है, उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मृदा में मिलाया जाता है। ये उर्वरक मृदा में खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित कर देते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे आप देखिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया। चूंकि यूरिया नाइट्रोजन युक्त खाद है, इसलिए आप देखें पहला गलत था।
फॉस्फेट युक्त खाद ऐसे उर्वरक हैं जिनमें फॉस्फेट पाया जाता है, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आदि। और चूंकि कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट फॉस्फेट युक्त खाद है और इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता, इसलिए दूसरा गलत था। पोटेशियम युक्त खाद ऐसे उर्वरक हैं जिनमें पोटेशियम पाया जाता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि। तो तीसरा भी गलत था, लेकिन गलत ही पूछा है, तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा इसमें? तीनों, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, फसलों के चक्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करिए? विचार करिए। इसमें आप लोगों को बताना है कितने कथन है? 3 कथन है, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछ रहा है। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों से पहले ही बोना चाहिए। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्म को कम खाद वाली आवश्यक वाली फसलों के बाद बोना चाहिए। अब आप देखिए इसमें क्या पूछ लिया है, उल्टा पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा ना उसी तरह का ये है। तो इसमें आप तो गलत है, तो एक तो पहला गलत है, एक आप देखिए तीसरा गलत है, लेकिन दूसरा इसमें ठीक है। क्या? दूसरा ठीक है। फसलों का चक्रीकरण, इस प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक साथ एक के बाद एक क्रम में उगाई जाती हैं। इस पद्धति में कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है और भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि होती है तथा मृदा अपरदन में कमी आती है। और फसलों के चक्रीकरण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए, इसलिए आप देखें पहला गलत था। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए, इसलिए आप देख रहे हैं दूसरा तो ठीक है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों से पहले बोना चाहिए, तीसरा गलत था। तो 1 और 3 गलत है और गलत ही पूछा है, तो आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कितने? 3 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप देखिए बार बार पूछ रहा है, सही नहीं है, सही नहीं है। और याद रखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-6 में हुई थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना था। तो इसे इन 3 कथनों को पढ़िए पहले आप लोग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एवं कृषि विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें 85% योगदान राज्य सरकारों का द्वारा होता है और 15% योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि इस मिशन के अंतर्गत प्रतियोगी बागवानी फसलों पर जोर देने के साथ प्रौद्योगिकी के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर बल दिया गया है। तो बताइए इसमें क्या करोगे आप लोग भैया? तो एक तो आप देख रहे हैं पहला गलत है, और एक आप देखेंगे दूसरा गलत है, और गलत तीसरा इसमें ठीक है, लेकिन इसमें गलत ही पूछा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ना कि राज्य सरकारों द्वारा। यह कृषि विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पहला गलत था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 85% योगदान केंद्र सरकार द्वारा और 15% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, इसलिए आप देखिए दूसरा भी गलत था, यहां उल्टा था ना। तो इसमें आप देखिए पहला और दूसरा गलत है और सही नहीं है पूछा है, गलत ही पूछा है। तो ए ऑप्शन आप लोग इसमें लगा दिए होंगे। क्या लगा दिए होंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या है? ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके, उनके आंसर विस्तार से देखे। इसी तरह की हम लोग छोटी छोटी क्लासें रखते रहेंगे और हम लोग उनके आंसर विस्तार में देखते रहेंगे। आप लोग भी लगाया करिएगा और मॉक टेस्ट देने की कोशिश किया करिएगा। पहले उन्हें क्वेश्चंस देखा करिएगा, उनके आंसर आप लोग पहले बताने की कोशिश किया करिएगा, उसके बाद आंसर देखिए उनका और फिर व्याख्या देखा करिएगा। और फिर से आपसे कह रहा हूं कि कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, कुछ और अच्छा हो सकता है इन क्लासों में, तो जरूर आप लोग मुझे बताइए।